नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भिलाई में पार्षद की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है और शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपसी विवाद में यह हत्या की गई है। मृतक सूरज बंछोर भिलाई 3 चरौदा निगम से पार्षद थे, हथखोज का प्रतिनिधित्व करते थे। आरोपी फरार है, इनकी तलाश की जा रही है। सोमवार देर रात की यह घटना है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र लगता है और यही वजह है कि पुलिस अब पड़ताल में जुटी हुई है भिलाई 3 थाना क्षेत्र की। घटना के बाद से आरोपी फरार है। भिलाई में पार्षद की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि माना जा रहा है कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई होगी। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। मिथिलेश से हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? फोन कॉल का बड़ा महत्व इस पूरी पड़ताल में बढ़ जाएगा। मिथिलेश। जी बिल्कुल ललित, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए दुर्ग एसएसपी बीएन मीणा सहित अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही हैं। कल देर रात ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था जब ये मालूम चला था कि हथखोज के वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद जो सूरज बंछोर है उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ ग्रामीणों ने वहां पर देखा था कि वो पहले तालाब के किनारे जाते हैं, उनके कुछ साथियों के साथ में जाते हैं और उसके बाद में वो साथी वहां पर नजर नहीं आते। वहीं घायल अवस्था में जो है सूरज बंछोर वहां पर नजर आते हैं। काफी वे गंभीर रूप से घायल रहते हैं। उनको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन इलाज अस्पताल पहुंचने के पहले ही वो दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह की ये पूरा वाकया हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि उसका किसके साथ विवाद हुआ था, वो कौन लोग थे और किन कारणों से विवाद हुआ था और किस वजह से यह हत्या कर दी गई। ये तमाम जो सवाल हैं उसको सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। रात भर ये पुलिस की कार्रवाई चली है, पुलिस जांच चली है। अभी तक ये अपडेट बताया जा सकता है कि करीब 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये वारदात में ये लोग शामिल थे या हो सकता है कि इनसे कोई महत्वपूर्ण सुराग हासिल लग पाए। लेकिन एक बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है क्योंकि जिस जगह का ये पार्षद था, एक तो कांग्रेस का पार्षद था, भिलाई 3 चरौदा जो क्षेत्र आता है वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है। तो लगातार इस तरह की वारदातें होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कुछ दिन पूर्व भी एक अपहरण के प्रयास की भी घटना सामने आई थी, कुमारी क्षेत्र में हुआ था, वो भी वही क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद में 4 दिन के बाद में इस तरह की एक पार्षद की हत्या कर दी जाती है। तो पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है ललित, और पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिन के यूपी दौरे के लिए रवाना होंगे। यूपी में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। सीनियर ऑब्जर्वर वो बनाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम यूपी के बांदा जिले में होना है और लगातार वो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सक्रिय हैं। तो यूपी के बांदा में उनका कार्यक्रम होना है। हालांकि कई और कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और पिछले दिल्ली दौरे के दौरान प्रियंका गांधी से उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की थी। तो यूपी बांदा जिले में कार्यक्रम है तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। कल यूपी जा रहा हूँ, बांदा जिले में कार्यक्रम है तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। और क्या कुछ उनका दौरा रहेगा, क्या कार्यक्रम है, सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर ममता से हम चर्चा करेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
बिल्कुल देखिए 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे, विशेष विमान से निकलेंगे और उसके बाद यूपी के कालिंजर पहुंचेंगे। वहां पर 12:30 बजे करीब सभा है। वहां से 2:30 बजे बांदा पहुंचेंगे और वहां पर भी जनसभा लेंगे। लगातार अब अगर हम बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रमुख पर्यवेक्षक हैं, तो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं और वहां पर सभाएं ले रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आए थे और उन्होंने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो उसी रणनीति पे लड़ रही है जिस रणनीति के चलते 15 सालों का जो वनवास है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ था। बूथ लेवल पे खासतौर पे फोकस किया जा रहा है और तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं, और यही वजह है कि चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख पर्यवेक्षक हैं तो लगातार वो वहां पर दौरे कर रहे हैं, जनसभा ले रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हैं जिनके जरिए ऐसा जो राज्य सरकार को ये लगता है कि जिसके जरिए किसानों की स्थिति काफी बेहतर हुई है, राज्य के आर्थिक विकास हुआ है, जीडीपी सुधरी है, वो उन तमाम योजनाओं को लेकर वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 15 सालों की सरकार के बाद में जो बदलाव किए हैं वो 3 साल काफी बेहतर रहे हैं। और आने वाले समय में किस तरह की प्लानिंग्स है, क्या चीजें हो सकती हैं, केंद्र सरकार के क्या फेलियर हैं, जैसे कि वो कह रहे थे कि महंगाई के साथ ही महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और इसके साथ किसानों की समस्याएं, खुले में जो मवेशी हैं, उन तमाम चीजों को लेकर वो लगातार वहां पर अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये दौरा भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वो जा रहे हैं और कालिंजर और बांदा में सभाएं लेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता है उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कोरोना को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से डराने लगा है। प्रदेश में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे की बात अगर कर ली जाए, 28 मरीज मिले हैं, 28 नए मरीज। और 24 घंटे के दौरान चिंता की बात यह कि 24 घंटे के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। इतना ही नहीं, कटघोरा के विधायक भी संक्रमित हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात अगर कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में 255 संख्या पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर से हैं। तो कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और डरना नहीं है, इससे मुकाबला इसका करना है। वैक्सीनेशन अगर आपका बाकी है तो तत्काल वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन की स्थिति में, दोनों डोज लेने की स्थिति में अगर कोरोना होता भी है तो वो उतना घातक नहीं होगा। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, संजीवनी है टीका, लगवाया क्या? और लगातार ममता हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार फिर ममता का रुख करेंगे, उनसे जान लेते हैं क्या स्थितियां हैं। ममता, कोरोना के आंकड़े और ये बात समझनी होगी कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देनी होगी और कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना होगा। ये फिर से चेतावनी है एक तरह से, ममता। बिल्कुल देखिए, विशेषज्ञ पहले भी इस तरह के अलर्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार के चलते जो पूरा आप देख रहे थे कि किस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही थी और इस भीड़ के बीच में अगर हम बात करें तो लापरवाही भी लगातार देखने में आ रही थी। तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस के बाद भी, तमाम तरह के अलर्ट करने के बाद में भी वो जो लोग हैं वो ये अगर हम बात करें तो लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। और यही वजह है कि ये जो 10 दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। और अब आप देखेंगे कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक मौत भी हो गई है। कटघोरा के जो विधायक है पुरुषोत्तम कंवर, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा हुई थी खरसिया में, उसमें शामिल होकर वो लौटे थे और सर्दी खांसी जब हुई तो निजी लैब में टेस्ट करवाया था। उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब हालत बिगड़ने लगी तो उनको निजी अस्पताल के बाद में फिर एम्स रेफर किया गया था। अभी स्थिति में सुधार है। तो लोगों को समझना चाहिए कि वीवीआईपीज भी जो है अब इस तरह से हम अगर बात करें तो वो उनके भी मामले सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ लगातार और उसके बीच में कोई नियम कायदे का पालन नहीं किया जा रहा है, तो बढ़ती हुई संख्या हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। कभी 24 मरीज मिल रहे हैं, कभी 28 मिल रहे हैं, कभी 32 मरीज मिल रहे हैं और रायपुर से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो संभलने की जरूरत है। थर्ड वेव को लेकर जो अलर्ट किया जा रहा था कि नवंबर में भी हो सकता है, पहले अक्टूबर का आगे फिर नवंबर, ये राहत की बात है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन अगर इसी तरह से लोग नहीं संभले और पॉजिटिव मरीज भी इस तरह से निकले, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगाई है
दूसरी डोज नहीं लगाई है। और समझना चाहिए कि कई बार तो ये बातें भी आ रही कि 2 डोज के बाद में बूस्टर की भी जरूरत हो सकती है, तो अपने आप को खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है। ये भी देखा गया है जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं कराया, अपना दोनों डोज नहीं लिया है, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही है बनिस्बत उनके जिन्होंने वैक्सीन के डोज लिए हुए हैं। तो ये हम बात करें तो प्रॉपर जो एहतियात है वो बरतने की जरूरत है, उसके साथ ही वैक्सीन लेने की भी जरूरत है, वैक्सीन और जांच कराने की जरूरत है। लोगों को ये लग रहा है कि अमूमन इस मौसम में सर्दी खांसी बुखार होता है कि ठंड के मौसम में, लेकिन आप डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि जरा भी ये सिम्टम ये भ्रम की स्थिति बन रही है, मौसमी बीमारियों के चलते भ्रम की स्थिति बन रही है और शायद इसी वजह से लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममताज तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। जनजातीय सम्मेलन में आए 600 से ज्यादा आदिवासी कलाकारों का आज सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट है, नाश्ता। आदिवासी कलाकार मुख्यमंत्री आवास पर जब नाश्ता करेंगे उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई आदिवासी मंत्री नेता मौजूद रहेंगे। 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। बाकायदा न्योता मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और सीएम आवास में आज नाश्ते का कार्यक्रम। 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। $107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। तो ये भी अद्भुत कार्यक्रम होगा, ब्रेकफास्ट विद सीएम, और सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनुराग से हम चर्चा करेंगे कैसे पूरा आयोजन होना है, कब ये होना है। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, कब ये आयोजन ब्रेकफास्ट विद सीएम और कितने बजे आयोजन होगा और क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन आदिवासियों के साथ नाश्ता करेंगे जिन आदिवासियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने लोक नृत्य आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति दी थी। उन सभी 600 कलाकारों को आज मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो पूरे जो कलाकार हैं वो सभी कलाकार आदिवासी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो डोम बनाया गया है वहाँ पर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ नाश्ता करेंगे। देखिए, इसलिए इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब कलाकारों ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी थी तब प्रधानमंत्री ने उनके नृत्य की तारीफ की थी और लोग उनकी जो संस्कृति, आदिवासियों की जो संस्कृति है उसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने आदिवासी भाषा में ही उनको संबोधित करने का काम किया था। तो इस लिहाज से कल का दिन बीजेपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए खासा महत्वपूर्ण था और यही कारण है कि आज उन तमाम कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री सीधे चर्चा करेंगे और उनके साथ नाश्ता भी करेंगे और साथ ही उनसे उनके मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो कई मायनों में ये कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल बड़ी संख्या में आदिवासी आए थे, लेकिन उन कलाकारों को सम्मानित करने के लिए, उनकी कला को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री ने आज उन सभी कलाकारों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया है। बिल्कुल। तो मम्मा आज, या मामा जिन्हें आप कहते हैं, वो आज मेजबान की भूमिका में भी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे और वो है शिवराज कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। जैसे अनुराग ने ही कुछ देर पहले जानकारी दी थी, एटीएफ को लेकर आज बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। कई और अहम प्रस्ताव भी होंगे, लेकिन टरबाइन फ्यूल पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कमर्शियली, व्यावसायिक दृष्टिकोण से टरबाइन फ्यूल पर वैट कम करने को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा इसे लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। एटीएफ पर वैट कम करने को लेकर यह पत्र लिखा गया था। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में जब यह बैठक होगी तो उसका एक महत्वपूर्ण मसला एटीएफ रहेगा। तो आज होनी है तकरीबन 12 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक। क्या कुछ इस बैठक में रहता है, एटीएफ के साथ साथ अनुराग हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उनसे हम चर्चा करेंगे। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की बैठक, फोकस में तो रहेगा एटीएफ का मसला।
इसके अलावा और क्या कुछ खास, वो भी तब जबकि कल बड़े बड़े ऐलान हुए। तकरीबन 2 साल बाद एक बड़ा मेगा इवेंट हुआ, उसमें कई ऐलान हुए। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आदिवासी हित को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। तो जिस तरीके का आयोजन कल किया गया है उन मुद्दों को लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस सफल आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र पर अब राज्य सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यानी कि जो टरबाइन फ्यूल पर जो वेट लगाया जाता है 25% तक वो वेट लिया जाता है। हालांकि ग्वालियर और खजुराहो में इसकी वेट जो है कम लगता है, लेकिन अब इस स्लैब को एक समान करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। 25% तक जो वेट लिया जाता है उसको घटाकर 4% तक करने का प्रस्ताव है। और यदि सरकार इसका फैसला करती है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जो एयर फ्लाइट है उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। तो इसी के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कई और बड़े मसले भी होंगे, उन्हें लेकर भी हमारी नजर लगातार इस कैबिनेट बैठक पर बनी रहेगी। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। मोहन भागवत 25 नवंबर को ग्वालियर आएंगे। आरएसएस के प्रांतीय स्वर साधक संगम घोष शिविर, इसमें वो शिरकत करेंगे। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक मध्य भारत प्रांत का घोष शिविर होना है। शिवपुरी लिंक रोड स्थित केदारपुर सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजन होगा। मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों के 500 घोष वादक इसमें शामिल होंगे। खंडवा में भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी को लेकर विवाद हुआ और यह इतना बढ़ता गया कि पत्थरबाजी हो गई। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। विवाद के दौरान लोग पास में हो रहे विवाह समारोह में घुस गए, वहां जमकर पत्थरबाजी करने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग लगा दी गई। कई कार और ऑटो के कांच फोड़ दिए गए। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और मामला पूरी तरह काबू में है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। गारी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।